मतलब हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। आप लोग यदि कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो सारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। वैसे तो सब कुछ आपको करवाया हुआ था, सब आपके नोट्स में से, क्लास में से, विजेता में से, सब यहीं से पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं हम लोग कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे ये जो भी है इसमें 46 नंबर ये क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए कि कांग्रेस के किस भारतीय नेता, यहाँ पे देख लेते हैं, कांग्रेस के किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था। तो आप जानते हैं कि 1916 में एक लेख में लाला लाजपत राय ने सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के बारे में लिखा था, और ये आरोप जो है लाला लाजपत राय का ही है। थोड़ा सा गरम दल को फॉलो करते थे लेकिन कांग्रेस के नेता थे, तो यहाँ पर लाला लाजपत राय ही उत्तर होने वाला है आपका, ठीक है। तो सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत इन्होंने 1916 में इसे प्रकाशित किया था। बाकी इनमें से कोई भी नहीं है, ये कॉमन सेंस से भी हो सकता है। तो ए इज द राइट आंसर, यहाँ ए ही ठीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, और इसमें देखिए आपसे पूछा गया है कि दिल्ली में उसके राज्य के प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था। एट विच वायसराय वाज ए बॉम्ब थ्रोन ऑन द ओकेजन ऑफ द हिज स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली। तो यहाँ पर लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड हार्डिंग है। आपको पता है लॉर्ड हॉर्डिंग बॉम्ब केस आपको याद होगा, और हॉर्डिंग बॉम्ब केस जो है वो इसी से रिलेटेड है। इसको पढ़ाया गया, बताया गया अच्छे तरीके से। 1912 की ये घटना है, और होर्डिंग पर भी ये बम फेंक दिया गया था। आपको पता है रास बिहारी बोस इसमें शामिल थे। रास बिहारी बोस, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, अमित चंद्र, ये सब लोग थे। रास बिहारी बोस पकड़े नहीं गए थे, दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला था, आपको सारा याद आ गया होगा, और बाकियों को फांसी दे दी गई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस था। तो होर्डिंग वहां पर उस समय वायसराय थे, जो मिंटो के बाद आए थे लॉर्ड होर्डिंग, और उन्हीं पर बम फेंका गया था। रास बिहारी बोस इसमें शामिल थे, ठीक है। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला? Got an opportunity to become a professor of Indian philosophy in the University of California in 1911। आपको बता दें कि यहाँ पर वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ऑप्शन नहीं है। सोहन सिंह भाकना, आपको पता है हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इन्होंने 1913 में काम किया। लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, आपको पता है इंडिया, ये लंदन में थे। तो यहाँ पर इनकी इंडिया होम रूल सोसाइटी जो थी उससे जुड़े हुए थे। लाला हरदयाल जो है वो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, और ये ही यहाँ पर उत्तर होंगे, लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल आपको बताया भी गया था इनके बारे में, लेकिन ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से सोल्व हो जाएगा। गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे, आपको पता है गदर आंदोलन से जुड़े थे। पहले गदर एक समाचार पत्र था जो चलाया गया था, इतना फेमस हो गया था कि उसके बाद वहां पर गदर मूवमेंट के रूप में वह पॉपुलर हुआ, जो भारत में भी हुआ बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, AMO कॉलेज, यहाँ पर MAO कॉलेज यानी कि मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, उसकी स्थापना आपको पता है किसके द्वारा की गई थी? उसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी, और सर सैयद अहमद खां कुछ हद तक सांप्रदायिक हो गए थे। सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है। यदि ये पूछा जाता और ऑप्शन दिया जाता तो शायद आप लगाते, है ना, लेकिन नहीं, उसने क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है। तो पूछा है कि कौन प्राचार्य थे जिसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर आपका इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहेगा, बट फिर भी देखते हैं आयोग इसमें मानेगा। डनलप स्मिथ यहाँ पर ठीक उत्तर होना चाहिए हमारे हिसाब से। बी इज द राइट आंसर, बी ही ठीक उत्तर होना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। उस टाइम पे यही थे, और यहाँ पर अंतिम दशकों में इन्होंने कांग्रेस को भी स्वीकृति नहीं दी थी। कांग्रेस को भी, सर सैयद अहमद खां भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा स्वीकृति नहीं देते थे। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना के पीछे कहा था कि ये मुस्लिमों के हक में नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो 49 का बी ही उत्तर ठीक होगा।
यंग इंडिया यंग इंडिया एक राष्ट्रीय समाचार पत्र, ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, आप सब लोग जानते हैं, इसमें क्या ही बताए। महात्मा गांधी, इसमें बस कंफ्यूज तो नहीं होंगे क्योंकि एनी बेसेंट का था न्यू इंडिया, आप जानते हैं एनी बेसेंट का था न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ था एनी बेसेंट का, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। बाल गंगाधर तिलक का मराठा केसरी था, आपको पता है, इसमें से बस केवल यंग इंडिया महात्मा गांधी है, ठीक है। तो महात्मा गांधी इज द राइट आंसर, ये ही ठीक लगाया होगा आपने, सबने ठीक किया हुआ है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है अगला, देखिए किस कमीशन ने, क्वेश्चन नंबर 101 है। अब यहाँ वहां पर 4-5 क्वेश्चन पूछने के बाद फिर यहाँ पर है, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा ऐसा, मतलब पूछने का जो तरीका है वो ये है कि कौन सा ऐसा कमीशन है जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, ठीक है, और जिसने माहौल गर्म कर दिया था, मतलब इस बात को लेकर कि भारतीय सदस्य शामिल क्यों नहीं है, ठीक है। अब भारतीय सदस्य तो क्रिप्स मिशन में भी शामिल नहीं है, परंतु माहौल तो गर्म नहीं किया इस बात को लेकर कि भारतीय सदस्य क्यों नहीं है। यहाँ पर साइमन कमीशन, साइमन गो बैक के नारे लगे थे, आपको पता है। साइमन कमीशन जो 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। बर्केनहेड उस समय सचिव थे, बर्केनहेड उस समय भारत के सचिव थे और जॉन साइमन की अध्यक्षता में था। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सभी सदस्य जो है कौन थे, यूरोपियंस थे। सभी सदस्य कौन थे, यूरोपियंस थे। इस बात को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कई सारे पार्टियों ने भारत में इस बात को स्वीकार किया था कि हमें साइमन कमीशन का विरोध करना है और साइमन गो बैक का नारा इसमें दिया गया था। तो बेचैनी पैदा कर दी थी, जैसा कि शब्द डाला गया है, यानी थोड़ा माहौल गर्मा गर्मी का हो गया था, यही इसने बताया। तो साइमन कमीशन इज द राइट आंसर यहाँ पे। इसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली का नारा दिया। देखिए, चलो दिल्ली का नारा दिया, चलो दिल्ली, आप सब लोग जानते हैं। और मतलब जब भी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत विस्तार से व्याख्या की जाती है, उनके एक एक घटना को बताया जाता है, कैसे हरिपुरा, फिर तिरपुरी, फिर सुभाष चंद्र बोस से पिछले साल भी क्वेश्चन थे, इस बार भी 2 क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस से पूछे गए हैं। और आजाद हिंद फौज से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन था, इस बार फिर पूछा गया है, मतलब है ना, मिलते जुलते ऑप्शन भी है। 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, जैसे भारत छोड़ो महात्मा गांधी से ही 2 क्वेश्चन पिछली बार थे, है ना, महात्मा गांधी से 2-3 क्वेश्चन इस बार भी रहे क्वेश्चन। तो एक ट्रेंड सा है ये, देखिए आप। तो मोहन सिंह तो आपको पता है, इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने नेतृत्व संभाला, ये कहा, देखिए यहाँ पर लीडरशिप की बात है, ठीक है। और दिल्ली चलो का नारा दिया, चलो दिल्ली का नारा दिया। तो मोहन सिंह नहीं है, रास बिहारी बोस ने ऐसा कोई नारा नहीं दिया। शाहनवाज बाद में कमांडर के रूप में थे, सुभाष चंद्र बोस ही यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। डी इज द राइट आंसर, डी ही बिल्कुल सही उत्तर है। सभी ने, उम्मीद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को ही ऑप्ट किया होगा, क्योंकि चलो दिल्ली का नारा बहुत फेमस है और इससे पहचाना जा सकता है। नहीं तो हो सकता है यदि ये नारा ना होता और सिर्फ नेतृत्व किसने संभाला तो फिर कंफ्यूज होते। अब तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, अब तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे। बच्चों, ये बात महात्मा गांधी ने कही थी, ठीक है। बिल्कुल सीधे उत्तर पर आते हैं। और उन्होंने कहा था करो या मरो, उन्होंने कहा था करो या मरो का नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि मुझे हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं हिंसा चुनूंगा। और 1942 में, 8 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे से उन्होंने एक हुंकार भरी जिसमें करो या मरो का नारा दिया। और उन्होंने इस भाषण में कहा था, बोलते हुए, कि देखो, या तो हम आजादी ले लेंगे या तो इस प्रयास में हम अपना जीवन दे देंगे। उन्होंने ये कहा। तो यही बात कहेंगे, या तो हम, पहली बार पिछले साल पूछा था करो या मरो का नारा, और उसी भाषण से, जो भाषण दिया गया था ग्वालियर टैंक मैदान में, जो संबोधित किया गया था जनता को गांधी जी के द्वारा, उसी का अंश पिछले बार और इस बार भी है। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, मतलब अपनी जान दे देंगे। तो ये महात्मा गांधी का है दोस्तों, और ए उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही है। और आप लोगों ने सबने ठीक किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है मुझे। इसने कहा था बांटो और छोड़ो, गांधी जी ने कहा था भारत छोड़ो, गांधी जी ने कहा था भारत छोड़ो। और जिन्ना ने बाद में 1 साल बाद कहा कि बांटो और छोड़ो। इन्होंने तो कहा था भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया।
भारत छोड़ो। लेकिन जिन्ना ने 43 में कहा था, 1943 में जिन्ना ने कहा बाद में पहली बार, जब वैसे तो उन्होंने बार बार इस बात को कहा, उन्होंने कहा था बांटो और छोड़ो। पहले डिवाइड एंड फिर क्विट, डिवाइड एंड क्विट। तो बांटो और छोड़ो की जो बात कही थी, बहुत बार जब जिन्ना पर चर्चा करते थे तो आपको ये सब बातें बताई थी। तो यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना इज द राइट आंसर, मोहम्मद अली जिन्ना इज द राइट आंसर। ए ही यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ए ही यहाँ पर बिल्कुल। चलिए, तो जिन्ना ने कहा था बांटो और छोड़ो। इस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र ध्यान देंगे, भारत और फिर पाकिस्तान भी जोड़ा, कि राज्यों की मूर्त रूप दिया था। मूर्ति रूप यानी कि मतलब उसे अमली जामा पहनाया था और स्वतंत्रता पर मोहर लगाई थी। यह अधिनियम पूछ रहा है। आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों की भारत और पाकिस्तान के बाद बात भी होनी शुरू होगी तो 1940 के बाद होगी, जब जिन्ना ने पहली बार पाकिस्तान की मांग की। तो इस बात को तो आप समझ गए होंगे। तो यानी 1919 का अधिनियम इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो जिन्ना ने पाकिस्तान भी ऑफिशियली मांगा नहीं था, वो भी 1940 की बात है, ठीक है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बिल्कुल ठीक, ये उत्तर आपका बिल्कुल ठीक है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये तो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 में प्यारे बच्चों, ये संयुक्त संसद, ब्रिटेन में संयुक्त संसद ने ये पारित किया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम। हालांकि ये अधिनियम इस बात पर था कि माउंटबेटन जो प्लान आया है, माउंटबेटन जो प्लान आया था मेरे प्यारे बच्चों, माउंटबेटन प्लान आया था 3 जून 1947 में, और इसमें पहली बार भारत और पाकिस्तान की बात की गई थी। बाद में इसी पर मोहर लगाया गया और भारत स्वतंत्रता अधिनियम की बात की गई। तो सी इज द राइट आंसर। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये बिल्कुल सही है। तो 1947 के अधिनियम के अनुसार ये कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य होंगे, और जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक दोनों 1935 के अधिनियम के अनुसार ही शासन का कार्य करेंगे, और ब्रिटिश शासन का कोई भी नियम 15 अगस्त 1947 के बाद न पाकिस्तान पर और न भारत पर लागू होगा, ठीक है। ये आप जानते हैं सारी बातें। इस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके। आप जानते हो बच्चों, एनी बेसेंट ही यहाँ पर क्रियाशील थी, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का तो केंद्र पूना था बच्चों, और कर्नाटक, बरार, मध्य प्रांत इत्यादि क्षेत्रों में उनका आंदोलन था। एनीज मूवमेंट बिकेम वेरी सक्सेसफुल एज कम्पेयर टू तिलक। बच्चों, तिलक की अपेक्षा एनी का आंदोलन ज्यादा सफल रहा था। होम रूल मूवमेंट आपको पता ही है। तो होम रूल मूवमेंट के बारे में यदि हम बात कहें कि एनी ने बच्चों 2 बार, एक बार नहीं 2 बार कहते हैं बिहार की यात्रा की, पटना पे पहुंची थी और उन्होंने संबोधित किया। तो एनी बेसेंट ही बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी एनी बेसेंट के बारे में बताते हैं तो एनी बेसेंट के बारे में आपको ये बात भी क्लासरूम में बताते थे। चंपारण कृषि समिति, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन का क्या उत्तर हो जाएगा? एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। होम रूल मूवमेंट की योजना इन्होंने ही बनाई थी बच्चों, ये भी आप याद रखिएगा। होम रूल मूवमेंट की योजना इन्होंने ही बनाई थी, ठीक है। मैंने क्या किया, इन्हें प्लान किया था, उसे क्या किया था? प्लान किया था। कब? 1914 में अपने समाचार पत्र कॉमनवेल्थ में, और उन्होंने ही यात्रा की थी, ठीक है। ये बात समझिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण कृषि समिति की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? भाई गांधी जी ने आंदोलन को सफल बनाया, गांधी जी ने सत्याग्रह को सफल बनाया मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें तो मतलब बहुत कॉमन सेंस की बात है, और ये मेंस में भी लगातार पढ़ाई जाती है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है, चंपारण को बताया जाता है हमेशा। तो मतलब बिल्कुल भी सोचने की बात नहीं थी कि भारत सरकार और राजकुमार शुक्ल के बीच नहीं होगा, भारत सरकार और गांधी जी के बीच में होगा। तो बी इज द राइट आंसर, भारत सरकार और गांधी जी के बीच में हुआ था। और बच्चों, जो कृषि समिति बनी थी बाद में फिर तिनकठिया पद्धति को रद्द कर दिया गया था, आपको पता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बी इज द राइट आंसर, बी ही बिल्कुल सही उत्तर है। मेंस और प्री दोनों में ही इसको बताते हैं, और आपको इसका 100% पता भी होगा। चंपारण से तो क्वेश्चन रहता ही है, चंपारण से क्वेश्चन रहता ही है, चाहे वो प्री में हो, मेंस में हो। मेंस में भी रहता है, 2 साल से रह ही रहा है, प्री में भी रहता है। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता सहजानंद सरस्वती थे बच्चों, आप सब लोग जानते होंगे। सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा की भी अध्यक्षता की थी। बिहार किसान सभा में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलनों के लिए काफी काम किया था दोस्तों। और सहजानंद सरस्वती
एक बड़े नेता थे, आखिरकार उन्होंने सफलता भी अर्जित की किसान आंदोलनों को लेकर, काफी इसे कानून बनवाने में भूमिका उन्होंने निभाई। ठीक है, तो सहजानंद सरस्वती बच्चों बिहार में किसान सभा के क्या थे, प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र अवध किसान सभा के थे, आपको पता ही है। राजकुमार शुक्ल नेता थे, आचार्य नंदन देव भी एक दूसरे नेता थे, तो 108 का ए ही सही उत्तर होगा। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय बच्चों ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, तो सर आपको बताएंगे। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी बिहार स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमने आपको इसे भी बताया हुआ है। सी इज द राइट आंसर। जब हमने आपको अंतरिम सरकार पढ़ाई थी, अंतरिम सरकार नहीं, जो हमने आपको 1947 के चुनाव पढ़ाए थे बच्चों, 1947 के चुनाव पढ़ाए थे आपको, और आपको बताया था कि किस तरीके से इन चुनावों में कम्बो में सरकार बनी थी बच्चों, और कुल मिलाकर 8 में सरकार बनी थी। कम्बो तो थे सेंट्रल, यूनाइटेड, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, इनमें कांग्रेस की सरकार बनी थी। ये सब आपको बताते थे। तो आपको पता है बच्चों कि बिहार में उस समय सारी सरकारों के मंत्री आपको बताए थे, तो बिहार का श्री कृष्ण सिंह बताया गया था, बिहार का श्री कृष्ण सिंह बनाया था, ये 1939 में बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें मैच फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड है ना, और बच्चों कूट की सहायता से आपको सही उत्तर देना है। प्राचीन भारत के स्थल है एक तरफ, और दूसरी तरफ है वर्तमान किस राज्य में है, वर्तमान किस राज्य में है। आपको ये क्वेश्चन ठीक से दिखाई भी दे रहा होगा, कि वर्तमान में किस राज्य पर ये है। देखिए एक बार हम आपको इसको दिखा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो आपको थोड़ा सा दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पर प्राचीन भारत के स्थल कर्णसुवर्ण है। तो कर्णसुवर्ण बच्चों पश्चिमी बंगाल का नाम था, प्रागज्योति बच्चों आसाम का नाम था, गिरनार गुजरात बच्चों आपको पता है, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र है। तो आप गिरनार सी का 2 यानी ए का आप लगाओ पहले 4, तो ए का 4 कौन सा है, तो ए का आपका 4 हो जाएगा, आपका बी में, बी का हो जाएगा सॉरी, ए का होगा आपका 3, तो ए का 3। ठीक है, तो बी तो उत्तर होगा नहीं। ठीक है, प्राग ज्योतिष बी का 4, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 2, ए का 2, डी का 1, डी का 1, बिल्कुल। तो ए इज द राइट आंसर, ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। 3 4 2 1 ये आएगा ऑप्शन में बच्चों, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ए ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। 3 4 2 1 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपको सबको समय समय पर गिरनार से भी पकड़ा गया था, प्रतिष्ठान पैठनपुर महाराष्ट्र में था, वहां से पकड़ा गया था। तो आप इसे बिल्कुल कॉमन सेंस से है। ठीक है, यदि आपको कर्ण सुवर्ण का नहीं पता है, चलो पश्चिम बंगाल मान लिया, आपको असम का तो पता रहता है प्राग ज्योतिष, लेकिन नहीं माना पता है, तो 2 से भी बन रहा है, ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। देखिए बच्चों यहाँ पर ऋग्वैदिक युग पूछा गया है, नोट द वैदिक, वैदिक नहीं पूछा गया, ध्यान देना, यहाँ पे पूछा गया है ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। यानी कि ऋग्वैदिक से नहीं है तो फिर लेटर वैदिक से होगा, भाई यही तो बात होगा, वैदिक में लेटर वैदिक से होगा। ठीक है, या फिर उसके बाद से होगा। तो घोषा, घोषा आपको बता दे बच्चों, अपाला, घोषा, सिक्ता, विस्वारा, लोपामुद्रा विस्वारा है ना, अपाला, घोषा, सिक्ता, सिक्ता भी है, लोपामुद्रा है ऋषि अगस्त्य की बेटी, लोपामुद्रा सॉरी ऋषि अगस्त की पत्नी, और बच्चों यहाँ पर सिक्ता है बच्चों, एक सिक्ता है यहाँ पे। ये सब जो है, ये सब के सब ऋग्वैदिक काल से संबंधित है, सबसे सब ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। और आपके क्लास नोट्स में ये बात लिखी है कि गार्गी उत्तर वैदिक काल की है। गार्गी कहाँ की है, उत्तर वैदिक काल की है, गार्गी उत्तर वैदिक काल की है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि आंसर जो है ए इज द राइट आंसर। लेटर वैदिक काल में थी गार्गी, यानी उत्तर वैदिक काल में थी। उत्तर वैदिक काल में और भी कई थी, उत्तर वैदिक काल में और भी कई महिलाएं थी, जैसे बच्चों मैत्रेयी थी, बच्चों, जैसे गंधर्वा थी बच्चों, आपको याद होगा गंधर्वा थी, मैत्रेयी थी। ठीक है, तो ये सब गार्गी थी। तो ये उत्तर वैदिक काल के है। गार्गी संहिता भी आपने सुना होगा, गार्गी संहिता भी है। ठीक है, और
इनका तो बच्चों विवाह आपको पता है याज्ञवल्क्य के साथ में इनका जो है शास्त्रार्थ भी हुआ। तो यहाँ ए ही उत्तर बिल्कुल ठीक होगा, गार्गी। बिल्कुल बेहिचक आप जो है गार्गी लगा कर आए होंगे तो आप बिल्कुल ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को काफी बच्चे गलत करके आए हैं और वो कंफ्यूज थे कि कौन सी महिला थी, बट ये आपके नोट्स कॉपी में लिखवाया जाता है और आपको बताया जाता है डिटेल के साथ। महिलाओं की स्थिति बढ़ाई जाती है तो वहां बताया जाता है, ठीक है, आप देखना लिखा हुआ रहेगा। सूची एक तो सूची दो को सम्मिलित कीजिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में बच्चों इवेंट और प्लेस है और इसमें संबंधित व्यक्ति यानी कि कनेक्टेड विद पर्सन है। तो यहाँ सबसे पहली बात है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। बच्चों धर्म महामात्रों की जो नियुक्ति है यहाँ पर देखिए, धर्म महामात्रों की जो नियुक्ति है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे ये जो धर्म महामात्रों की नियुक्ति है, तो ये आप ये देखिए कि ये किसने की। तो आपको पता है कि अशोक ने की, तो बी का तो 4 हो गया। तो बी का 4 कहाँ है? बी का 4 तो सब में ही है। चलो सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता है, डी का 1 हो गया, तो डी के 1 से पकड़ो, डी इज द राइट आंसर। डी के 1 से पकड़ो, डी इज द राइट आंसर। डी के 1 से पकड़ो बस केवल, ठीक है, डी का 1 है, ठीक है। अब सारे मिला सकते हो। चोल गंगम झील जो है बच्चों, ये आपको पता है राजेंद्र प्रथम ने बनवाई थी, चोल राजा जो थे, यानी ए का 3 है, ठीक है। प्रयाग की सभा हर्षवर्धन ने बच्चों आपको हुएनसांग के सम्मान में, तो सी का 2 है, ठीक है, सी का 2 है, ए का 3 है, सी का 2 है, बी का 4 है, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम सही है, तो बी इज द राइट आंसर। यहाँ बी ही बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? इसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, देख लेते हैं बच्चों। इसमें बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है। 1326 से लेकर 51 तक शासन करने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, एडी तक शासन करने वाले। अलाउद्दीन खिलजी थे 1296 से लेकर 1316 एडी तक, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है। बहलोल लोदी थे 1451 टू 1489 एडी तक बच्चों, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं है। बलबन आपको पता है बच्चों 1266 से लेकर 87 एडी तक ये शासक रहे थे दिल्ली के, सब दिल्ली सल्तनत के शासक हैं। ये बच्चों यहाँ पर दिख रहा होगा 26-25 साल के लगभग है। 98 से ये 20 साल है बच्चों, ये 25 साल है, ये 20 साल ही रहे बस अलाउद्दीन खिलजी। बलबन भी 20-21 साल ही रहा, ठीक है। बहलोल लोदी 51, 89, तो लगभग 38 साल का शासन है बच्चों, लगभग 38 वर्ष का शासन है बहलोल लोदी का। 38 वर्ष का शासन है। अफगान डायनेस्टी लोधी वंश का स्थापना किया था, लोधी वंश का स्थापना की थी बहलोल लोदी ने। तो 114 का बच्चों सी इज द राइट आंसर, सी ही बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। कई बार इनके जब भी बताते थे तो इनके वंशों का क्रम जरूर बताते थे कि वंशों का क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों इसमें मौर्य वंश आएगा। मौर्यन डायनेस्टी जो है, मौर्यन डायनेस्टी जो है आपको पता है, मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश का समय है 322 से लेकर 185 बीसी, तो पहला ये हो गया। दूसरा है बच्चों शुंग वंश यानी कि शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी बच्चों इनका समय है 185 बीसी से लेकर 75 बीसी, ठीक है, ये हो जाएगा। कुषाण के बारे में बच्चों आपने देखा होगा, कुषाणों का क्या रहा है? कुषाण का रहा है आपका कुषाण डायनेस्टी, कुषाणा डायनेस्टी। इसका रहा है आपको पता है 78 यानी कि लगभग 50 एडी से लेकर लगभग 240 एडी के बीच में लगभग। कण्व का बच्चों आपको पता है, कण्वा का क्या रहा है? कण्व का रहा है आपका 75 बीसी से लेकर बच्चों ये रहा है 30 एडी बीसी, सॉरी बीसी रहा है, ठीक है, ये रहा है, ये बीसी 50 बीसी नहीं है, ये बीसी है यहाँ पर, ये बीसी है यहाँ पर बी एडी बीसी, सॉरी बीसी रहा है, ठीक है, ये रहा है, ये बीसी 50 बीसी नहीं है, ये बीसी है यहाँ पर, ये बीसी है यहाँ पर बीसी है, ठीक है। 240 तक कहीं कहीं मतलब बहुत बड़ा वंश नहीं रहा, पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ। तो पहले मौर्य आएंगे, पहले मौर्य आएंगे यानी कि 2, फिर शुंग आएगा यानी कि 1, फिर 4 आएगा और फिर 3 आएगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3, बी इज द राइट आंसर। 2 1 4 3, बी इज द राइट आंसर। पहले मौर्य, फिर शुंग, फिर कण्व। 2 1 4 3, लास्ट में कुषाण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। बस आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन ही बहुत आसान, बहुत कॉमन सेंस वाले। यदि कहीं कहीं आप मतलब अपने डेट्स वगैरह के लिए परेशान भी बच्चे होते थे बहुत सारे की डेट्स, बट सीक्वेंस पूछ लिया है, डेट नहीं पूछी है ना, एक आध पूछ ली तो बात अलग है। लेकिन ऐसा देखा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। अकबर पढ़ाते समय तुलसीदास के विषय में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे और इन्होंने न्याय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, रामलला नेछू जैसी किताबें लिखी, ठीक है। और दोहावली इन्होंने लिखी। साहित्य लहरी बच्चों सूरदास के द्वारा लिखी गई, सूरदास के द्वारा साहित्य लहरी लिखी गई, ठीक है। तो इनके द्वारा नहीं लिखी गई। इनके द्वारा कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला नेछू, है ना, इस तरह की किताबें लिखी गई है। 10-12 ग्रंथ जो है लिखी गई है। रामचरितमानस तो है ही तुलसीदास का, आपको पता ही है। तो यहाँ पर साहित्य लहरी नहीं है प्यारे बच्चों, तो सी इज द राइट आंसर। बाकी सब तुलसीदास की है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर दीजिए कूट की सहायता से। आपको पता है काबुली बाग मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया। एतमादु दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया। और ये सब आपको बताया था। एक का हो गया आपका 4, ए का 4 आ गया, तो इसका मतलब ए उत्तर और डी उत्तर नहीं होगा। ए के 4 में बी और सी है, एलिमिनेट तुरंत करेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा बी का 1 है, तो बी का 1 भी मिल गया। सी देखेंगे इलाहाबाद सी का 3 है, तो बी इज द राइट आंसर हो गया। सी के 3 से बी इज द राइट आंसर हो गया। बी इज द राइट आंसर। ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 3 हो गया, बी इज द राइट आंसर। बी सही उत्तर है। मध्यकाल से क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। मध्यकाल से भी कई क्वेश्चन पूछे गए लेकिन आसान पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं क्योंकि ज्यादातर आपको पता ही है क्वेश्चंस के बारे में, उनके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन करें बच्चों। और ये तो डिस्कशन है एक तरीके से, बस हम इतना बता दे रहे हैं कि अंतर क्या है, कौन सा ऑप्शन यदि बच्चों ने टिक किया होगा तो उसके बारे में थोड़ी बात बताकर चीजों को खत्म कर रहे हैं, ताकि आपको आंसर का ठीक पता चले कि आंसर क्या है। मेन मोटिव वही है। इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी, ये तो सही है। जेम्स ऑगस्टस सिक्की ने कलकत्ता क्रोनिकल लिखा था, ये गलत है और यही सुमेलित नहीं है। रामस्वामी नायकर ने जस्टिस पार्टी, बिल्कुल सही है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज, ये बिल्कुल ठीक है। जेम्स ऑगस्टस सिक्की जो है, ध्यान देंगे, जेम्स ऑगस्टस सिक्की जो है, इन्होंने बंगाल गजट 1780 में जो बंगाल गजट है उसको किया था इन्होंने, बंगाल गजट, ठीक है, बंगाल गजट की बात की गई थी। तो यहाँ पर जेम्स ऑगस्टस सिक्की ठीक होगा। कलकत्ता क्रोनिकल कल इनके द्वारा नहीं चलाया गया। बी इज द राइट आंसर, बी ही सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि पिता और पुत्र का संबंध पूछा गया है, मध्यकाल से है। मध्यकाल से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल गए होंगे आपको। और बाबर का बेटा कौन था आपको पता है, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर के 4 बेटे थे, यहाँ कामरान दिया गया है। तो ए का 3, ए का 3, तो बी उत्तर नहीं होगा, डी उत्तर नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ए और सी में से उत्तर होगा, तुरंत एलिमिनेट करेंगे, तुरंत एलिमिनेट करेंगे, तुरंत पता चलेगा, उससे ज्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी। उससे ज्यादा क्या आ जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी। अकबर जो है बच्चों, अकबर का बेटा सलीम था, बी का 1 हो गया, तो बी का 1 हो गया, बी का 1 हो गया। और शाहजहां का बेटा था मुराद। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा सिखो, औरंगजेब, शाहसुजा, मुराद। मुराद शाहसुजा एक ही बात है। शाहजहां का बेटा, जहांगीर का बेटा खुसरो शाह था, जिसने 1606 में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, आंखें फुड़वाकर इसे जेल में डाल दिया था अंधा करके। तो जहांगीर का बेटा खुसरो था। तो डी का 2, डी का 2, डी का 2 कहाँ है, ए का 2 है आपका, ये रहा ए, इज द, ए का 3 बिल्कुल ठीक, बी का 1 बिल्कुल ठीक, सी का 4 बिल्कुल ठीक, और डी का 2 बिल्कुल ठीक। तो ए इज द राइट आंसर बच्चों, ए ही सही उत्तर है। बाप बेटे का संबंध पूछा गया है। पूछा गया है कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई। देखिए बच्चों, बौद्ध संगीति के बारे में हमने आपको बताया था रावपक। रावपक का मतलब होता है राजगृह। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, तीसरी पाटलिपुत्र में,
और चौथी वासे कुंडल वन कश्मीर में, चौथी कश्मीर कुंडल वन में हुई थी। तो बिहार से राजगृह वैशाली ये सब तो बिहार है, तो कश्मीर बिहार में थोड़ी ना है। तो चौथी वाली बौद्ध सभा जो है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कुंडल वन कश्मीर 100 AD अप्रोक्स। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई आपको बता देना है उसका उत्तर। सॉरी, और बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी हुई थी कहां पर, कश्मीर कुंडल वन में। ठीक है, तो यहाँ ये उत्तर जाएगा चतुर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, एक क्वेश्चन का आंसर अब आपको अब देना है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान होगा, आप देखना, बस आपको कॉमन सेंस लगाना है, आपको बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको पता होगा कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं चुने गए, मतलब चुने गए थे 38 के, परंतु त्रिपुरी में तो देखो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था बच्चों, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये हुआ था 1938 में। इसमें चुने गए थे कौन, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष, और वो रहे थे, योजना आयोग जब बना था, योजना समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, आपको याद होगा। लेकिन जो त्रिपुरी सत्र है बच्चों, त्रिपुरी में भी फिर से चुने गए थे, बिल्कुल नो डाउट फिर से चुने गए थे, परंतु बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो त्रिपुरी 1939 में हुआ है बच्चों, ना कि 1938 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो गलत है, इसने यही गलत कर दिया कि 1938 के त्रिपुरी सत्र में। जनवरी 1941 में वह घर से नजरबंद होकर निकले, बिल्कुल ठीक, भाग गए थे वे। उन्होंने सिंगापुर में काबुल से होते हुए प्यारे बच्चों, रशिया से होते हुए कब कैसे कैसे वो जर्मनी पहुंचे। बोस बोस काफी दूरदर्शी नेता थे और उन्होंने काफी काम किया है, मतलब वो विदेशों का भी सहयोग लेना चाहते थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। उन्हें पता था कि जो शक्तियां ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रही है, हम उनसे समर्थन ले सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर, इसी से अगली बार पहली बार क्वेश्चन पूछी गई थी बच्चों, अंतरिम सरकार बनाई थी जो अस्थायी सरकार कहलाई थी, जिसका रंगून में था, बर्मा में। तो ये 21 अक्टूबर में थे, जिसे पिछली बार कितने देशों ने इसे मान्यता दी थी, 9 देशों ने। तो इस बार अलग पूछा है कि बनाई थी, क्या बनाई थी बच्चों सरकार। तो 2 और 3 ही बिल्कुल ठीक है, 2 और 3 ही बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर है। कौन नालंदा विश्वविद्यालय में बच्चों आचार्य रहा। नालंदा बच्चों कब बना, 4th सेंचुरी में बना, 5th सेंचुरी में बना, इनफैक्ट बच्चों 5th सेंचुरी में बना नालंदा। ठीक है, 5th सेंचुरी एडी में। कहा, कुमार गुप्त के शासनकाल में, इसके काल में, कुमार गुप्त के शासनकाल में। अब आप ये बताइए, इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता था या यस और नो, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता था। ठीक है, यस और नो। और जब चाणक्य आए तब तो जो है बच्चों बुद्धिज्म भी था उतना, लेकिन जो है बुद्धिज्म उतना फैला नहीं था। और महायान, सबसे बड़ी बात थी नालंदा नहीं बनी थी उस समय, तक्षशिला थी। तो तक्षशिला के प्राचार्य रहे थे कौटिल्य, चाणक्य तक्षशिला के रहे थे प्राचार्य, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिसकी लोकेशन अफगानिस्तान पाकिस्तान की स्थिति में थी। बाकी ये सब रहे थे। सब रहे थे। तो यहाँ पर उत्तर जो है कौटिल्य ही होगा, वे तक्षशिला के थे, नालंदा के नहीं थे। बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से उत्तर दे सकते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए बच्चों, किस कौन सी घटना कब घटी है आपको मोटा मोटा याद होना चाहिए। ये हम हमेशा कहते रहे आपको कि बहुत मोटे तौर पर चीजें लर्न होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप बता दें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 एडी में हुई बच्चों। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में। ओंडीबोस का युद्ध बच्चों आपको पता है 1760 में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। सालबाई की संधि बच्चों आप जानते हो 1782 में मराठों के साथ हुई थी, ब्रिटिश की। ठीक है, नंद कुमार को मृत्युदंड 1775 में दिया गया बच्चों। तो यहाँ पर ये बंगाल से संबंधित है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन होगा 3, फिर होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 इज द राइट आंसर। 3 1 2 4, 3 वन डी सबसे पहले 3 1 2 4 ही सही उत्तर होगा। ठीक है, तो 123 का है। बिहार के, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों।
बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ? वैसे बिहार बंधु, लेकिन सर उत्तर देंगे इसका। ये बिहार स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन है, आपको सर बता देंगे। बिहार स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन है बच्चों, सर बता देंगे आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चंपारण सत्याग्रह, आजाद दस्ता 1940 में बिहार, व्यक्तिगत सत्याग्रह, किसान सभा बिहार। देखिए बच्चों, चंपारण जो सत्याग्रह है उससे जुड़े हुए थे यहाँ पर जो भी लोग हैं, वो चंपारण में कौन जुड़ा हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ए का 4, इसका मतलब ए और सी उत्तर नहीं होगा, बी और डी में से होगा। आजाद दस्ता बी का 1, बी का 1, डी इज द राइट आंसर हो गया। बस 2 ऑप्शन से ही हो गया। आजाद दस्ता किसने, भारत छोड़ो तो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता किसने बनाया था? आजाद दस्ता किसने बनाया था? जयप्रकाश नारायण ने। और जेपी नारायण ने इसे किस लिए बनाया था? राम मनोहर लोहिया ने इसकी बहुत तारीफ की थी मेरे प्यारे बच्चों। जेपी नारायण ने इसलिए बनाया था ताकि युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा सके, युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा सके कि कैसे जो है हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देना है, कैसे सरकारी इमारतों को, सरकारी जो इमारतें हैं, सरकारी फैक्ट्री जो है, उपक्रम जो है, उनको कैसे हानि पहुंचाए। तो बच्चा सुरक्षित अपने आप को रखकर आजाद दस्ता इस तरह के काम करता था। आजाद दस्ता की बहुत सारी ब्रांचेस थी। वैसे इसे नेपाल में पहले इसकी ब्रांच बनाई गई थी, सॉरी इसका हेड ऑफिस बनाया गया था। और बच्चों, श्याम नारायण सिंह बिहार में से संबंधित थे। और किसान सभा बिहार सहजानंद सरस्वती भी बता कर आए। तो डी इज द राइट आंसर। ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया, सी का 2 ही हो गया बिल्कुल एकदम। और ये बच्चों डी का 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर आपका होगा डी का 3। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है? उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, ठीक है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? वैसे बच्चों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीजें भी हो जाती हैं, बट कोई नहीं, हम इसका आंसर आपको देते हैं। आप लोगों ने इसे टिक किया होगा, तो जिसने करंट पढ़ा होगा तो उसे ये बात पता होगी पक्का। और करंट तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा 100%। तो अग्रसेन की बावड़ी नहीं है बच्चों, ये 14th सेंचुरी में बनवाई गई थी। ये 14th सेंचुरी में बनी। इसने पूछा है 16वीं सदी में। राजू की बावड़ी बच्चों 1508-9 में बनी है। 1508-9 में बनी है, तो इसका मतलब सीधा और साफ है कि ये 16वीं सदी है। 1508-9 में बनी है, इसका मतलब क्या है? ये 16वीं सदी है। तो प्यारे बच्चों, ये जो बावड़ी बनी है दिल्ली में बनी है। मेहरौली पार्क है ना बच्चों, मेहरौली पार्क, वहां पर है ये। मेहरौली पार्क में है। मेहरौली पुरातत्व पार्क है बच्चों, एक मेहरौली पुरातत्व पार्क है, और उसमें बच्चों ये बावड़ी है। और इसे बच्चों दौलत खान लोधी ने बनवाया था। लोधियों का काल चल रहा था ना बच्चों, दौलत खान लोधी ने बनवाया था इसे। किसने बनवाया था? दौलत खान लोधी ने बनवाया था बच्चों इसको, ठीक है। तो राजू की बावड़ी 16वीं सदी का सही उत्तर है। टोकी बावड़ी तो बच्चों 9th सेंचुरी में ही बनी थी, और इसे ये राजस्थान में बनी है बच्चों, ये राजस्थान में बनी है टोकी। चांद बावड़ी इसका सही नाम है। ये बच्चों 14th सेंचुरी में भी दिल्ली में है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक तो नहीं होगा, क्योंकि हमने इसलिए बताया उपरोक्त में से एक ने अधिक। देखो, एक 14th सेंचुरी में बनी, एक 9th सेंचुरी में बनी। इसको चांद बावड़ी भी कहते हैं, इसको चांद बावड़ी भी कहते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक का भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर जाएगा बच्चों आपको, इसको चांद बावड़ी कहा जाता है। बावड़ी क्या होती है बच्चों, पता है आपको? अरे पानी से संबंधित बावली या बावड़ी कहा जाता है, उससे जल से संबंधित बावड़ी। तो कुएं जैसी स्थिति होती थी, वहां से पानी मिलता था। बावड़ी बनवानी बड़ी जरूरी थी बच्चों, ठीक है। तो राजू की बावड़ी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक उत्तर है, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों हमारे कुछ क्वेश्चंस थे हिस्ट्री के, और आप लोगों ने देखा कि बहुत शानदार तरीके से सारी चीजें क्लास में डिस्कस की हुई थी, और आपको बार बार बताया गया था विजेता में, क्लासरूम में, फिर विजेता में, फिर उसके बाद में आपको मैराथन में भी सारी चीजें अच्छे से बताई गई थी। जिसने बहुत अच्छे से इतिहास को पढ़ा होगा और कॉमन सेंस लगाया होगा, इतिहास के लगभग 30 क्वेश्चंस में से उसने लगभग सारे क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, ठीक है। तो ये था इतिहास, और बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं प्यारे बच्चों मेंस में, और इसी तरीके से मेंस में भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको आने वाले जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें भी आपकी सफलता में हम सहायक बने।
और हम क्लासरूम प्रोग्राम में जो करवाए उससे आपको सहायता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।